जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जो है ट्रायंगल का पार्ट 4 पढ़ेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट की क्लास चल रही थी और जो है ट्रायंगल का एंगल के आधार पे हमने जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब हम लोग जो है भुजा के आधार पे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं त्रिभुज के वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, पार्ट 4 है। देखिए, इसके पहले वाली क्लास में हमने एरिया बताया था। ठीक है, एरिया तो ट्रायंगल का एरिया हमने पहले पढ़ा दिया था। ठीक है, ये त्रिभुज मान लो, रिवाइज कर लो, ए बी सी। ठीक है, इसकी साइड मान लो ए है, ये बी है, ये सी है, तो इसका एरिया क्या बताया था? पहली बात तो पेरीमीटर हमने बताया था क्या, कि ए प्लस बी प्लस सी पेरीमीटर हो गया। लेकिन यहाँ पे अर्ध पेरीमीटर क्या हो जाता, ये एस इक्वल ए प्लस बी प्लस सी अपान 2, ये अर्ध पेरीमीटर हो जाता। और इसका अगर हम एरिया की बात करें तो हमने पढ़ाया था रूट में एस, अंडर रूट एस, एस माइनस ए और एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, ये होता था एरिया, ये एरिया का फार्मूला था। ठीक है, तो एरिया के बारे में हमने पढ़ाया था। उसके बाद में आज हम लोग देखेंगे हाइट और भुजा में रिलेशन। ठीक है, देखो, इसके बाद हम लोग देखेंगे हाइट और भुजा में रिलेशन। और एक क्षेत्रफल हमने फार्मूला और पढ़ाया था इसी का, कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, अगर बात करें एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करें तो क्या होता था, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये एरिया का एक फार्मूला हमने और पढ़ाया था। आज हम लोग देखेंगे जो है भुजा तथा ऊंचाई में संबंध। ठीक है, भुजा तथा ऊंचाई में संबंध आज हम लोग पढ़ेंगे, किसमें? ट्रायंगल में। देखो, जैसे कि आप लोग को पता होगा, ये मान लो एक त्रिभुज है, ये क्या है? ट्रायंगल है। इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी। ठीक है, अगर बात करें बी के सामने की भुजा बी हो गया, ए के सामने की भुजा ए हो गया, सी के सामने की भुजा स्मॉल सी हो गया। ठीक है, ये हो गया त्रिभुज। हमने कहा भुजा और ऊंचाई में संबंध। अच्छा, ये संबंध हमने बताया भी था, क्या बताया था, कि जब कभी इसका जो है व्युत्क्रमानुपात का संबंध होता है। मतलब अगर हम बात करें साइड मतलब भुजा, तो व्युत्क्रमानुपात 1 क्या होता था, हाइट। ये हमने कल जो है बताया हुआ था। ठीक है, कि भुजा और अगर हम कहें कि भुजा तथा ऊंचाई में संबंध, त्रिभुज में भुजा तथा ऊंचाई में संबंध क्या होता है, तो वो व्युत्क्रमानुपात का संबंध होता है। मतलब साइड जो है वो व्युत्क्रमानुपात 1 हाइट होता है। ठीक है, या इसी को अगर हम कह दें तो या तीनों भुजा को लेकर चलेंगे तो 1a/b/c इक्वल 1/h1 हो जाएगा, अनुपाते 1/h2 हो जाएगा, अनुपाते 1/h3 हो जाएगा। ये होता है। ठीक है, लेकिन थोड़ा इसको हम प्रूविंग बता देंगे कि ये आया कैसे, तो वही प्रूविंग हम यहाँ पे करा देते हैं। ठीक है, समझना ध्यान से। ये देखो, ये हो गया हाइट। अच्छा, हाइट मतलब क्या? परपेंडिकुलर। यहाँ जो हाइट है ये परपेंडिकुलर हाइट लेंगे। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर, ये मान लो कि यहाँ पे भुजा ए पे हाइट जो है उसको मान लेते हैं हम h1। ठीक है, या यहाँ मत लिखो, यही लिख देते हैं, ये मान लेते हैं हम h1। ठीक है, उसके बाद में अगर हम कहें तो भुजा ये भुजा बी पे परपेंडिकुलर हाइट, ये जो है ये परपेंडिकुलर पूरी हाइट होगी, इसको हम मान लेते हैं h2। कोई दिक्कत नहीं। अगर हम बात करें तो भुजा सी पे परपेंडिकुलर हाइट हम मान लेते हैं, ये हो जाएगा आपका h3। अच्छा, ये परपेंडिकुलर हाइट होगी। ठीक है, जितनी भी हाइट है सब परपेंडिकुलर ने ले लिया। ये समझ में आ गई है? त्रिभुज ट्रायंगल ए बी सी में भुजा ए पर परपेंडिकुलर हाइट क्या है, h1 है। भुजा बी पे क्या है, h2 है, और सी पे क्या है, h3 है। यहाँ से हमने एक फार्मूला बताया था एरिया का, कि एरिया बराबर क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो जो बेस लेंगे उसी बेस पे परपेंडिकुलर हाइट लेंगे। ठीक है ना, जैसे हमने कहा अगर इस ट्रायंगल का एरिया बताना है तो एक तो फार्मूला हमने ऊपर अभी लिखा था कि अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, वहां से ज्ञात कर लेंगे इसका हम एरिया। लेकिन अगर मान लो हमें हाइट पता है और एक भुजा पता है, ठीक है, तब एरिया क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट हो जाएगा। ठीक है, तो एरिया का फार्मूला तो आप लोगों को पता है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो बस अब यहीं से हम केवल फार्मूला जो है निकालेंगे। अगर हम बात करें क्षेत्रफल या केवल एरिया की बात करें तो एरिया इक्वल 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर बेस हम ए लेंगे तो हाइट क्या लेंगे,
बोलो बेस इंटू हाइट, हाइट क्या लेंगे इसी पे परपेंडिकुलर मतलब h1, और ये भी एरिया है, ठीक है, और इक्वल, चलो किसी भी प्रकार से 1/2 बेस, अगर हम बेस बी लेंगे तो हाइट क्या हो जाएगा, कोई बात नहीं h2 हो जाएगा, इक्वल 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस क्या है अगर हम सी लेंगे तो हाइट क्या ले लेंगे h3। ये समझ में आएगा नहीं है, मतलब किसी भी बेस से हम निकलेंगे एरिया ही निकलेगा, समझ में आएगा नहीं है। जैसे कि अगर हमें पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए, क्वेश्चन में पूछेगा ऐसे, कॉन्सेप्ट अच्छे समझ लो, पूरा थ्योरी अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन कुछ नहीं है। अगर हम इस बात करें पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो एरिया ट्रायंगल की बात करेंगे तो कोई भी एक बेस ले लो, उसी बेस पे हाइट अगर हमको पता है तो एरिया का फार्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट निकल जाएगा। अगर हमको मान लो ये बेस पता है तब एरिया ही मतलब जो है वही फार्मूला बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, ठीक है। लेकिन किसी भी केस में हम निकालेंगे तो एरिया समान आएगी, मतलब एरिया इक्वल, एरिया उतनी ही आएगी, चाहे ये बेस ये हाइट लो तभी एरिया उतनी, ये बेस ये हाइट लो वही जो तब भी आएगी, ये बेस ये हाइट लोगे तब भी एरिया सेम आएगी। तो इसको हमें प्रूविंग करना पड़ेगा, इसमें कुछ करना नहीं, एरिया बराबर है तो एरिया को आपको बराबर कर दो, कोई दिक्कत नहीं। 1/2 इंटू ए इंटू h1 इक्वल 1/2 इंटू बी इंटू h2 इक्वल 1/2 इंटू सी इंटू h3 इक्वल के मान लेते हैं, के मतलब कांस्टेंट, मतलब एरिया हमेशा क्या है कांस्टेंट है, समझ में अचर है, मतलब एरिया का मान किसी भी चीज जो केस में चेंज नहीं होगा, चाहे ये वाली बेस लेंगे तो याद रखना है बस हाइट का, मतलब जो बेस लेंगे उसी बेस पे हाइट होना चाहिए, तो चाहे भुजा ए ले बी ले सी कुछ भी ले लेंगे एरिया का मान कांस्टेंट ही आएगा, मतलब चेंज नहीं होगा, इसलिए हम एरिया का मान कांस्टेंट के मान लिए, ठीक है ना। अब यहाँ से आप लोग को पता है सब 1/2 क्या हुआ कैंसिल हो गया। अच्छा यहाँ से हम लिख सकते हैं a इंटू h1 इक्वल के लिख सकते हैं ना, और यहाँ से b इंटू h2 इक्वल के लिख सकते हैं, भाई के बराबर है ना तो बराबर कर सकते हैं ना, c इंटू h3 इक्वल के कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो a का मान क्या आ जाएगा, a का मान a इक्वल h मल्टीप्लाई इधर गया डिवाइड मतलब k अपान h आ गया, ठीक है h1। अगर यहाँ से हम बात करें तो b भुजा इक्वल k अपान h2, और यहाँ पे अगर हम बात करें c इक्वल तो k अपान h3। अगर हम बात करें तीनों का जो है रेशियो ले लो a अनुपाते b अनुपाते c, तो इक्वल क्या हो जाएगा k अपान h1 अनुपाते k अपान h2 अनुपाते k अपान h3, कोई दिक्कत, k क्या होगा रेशियो में कट गया, तो यहाँ से आ गया a अनुपाते b अनुपाते c इक्वल 1/h1 अनुपाते 1/h2 अनुपाते 1/h3। ये प्रूव हो गया नहीं प्रूव हो गया, मतलब कोई भी एक भुजा अगर हम लेंगे तो भुजा और ऊंचाई का रेशियो हमेशा क्या होता है, ये होता है व्युत्क्रमानुपात का संबंध होता है, मतलब उल्टा होता है, समझ में आया नहीं है, ये हो गया। बाकी हमने एग्जाम्पल भी जो है कल बताया ही था कि अगर मान लो कोई जो है यहाँ पे भुजा, अगर मान लो भुजा ए बराबर कितना है 7 है, तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी 1/7, या जो है इसका, या मान लो ये बताया था ए अनुपाते बी अनुपाते सी, तीनों भुजा अगर मान लो 3 4 5 ये दिया गया है, तो इसका जो है हाइट जब याद करेंगे, मतलब अगर हम पूछेगा h1 अनुपाते h2 अनुपाते h3, ठीक है, यहाँ दिख नहीं रहा होगा, देखो देख लो एग्जाम्पल, अगर मान लो ये भुजा a1 a अनुपाते b अनुपाते c इक्वल 3 4 5, ऐसे क्वेश्चन आएगा, पूछ लेगा कि h1 रेशियो h2 रेशियो h3 का मान क्या होगा, कुछ करना नहीं, इसी को पलट दो बस, 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/5, अब रेशियो याद करना आता ही होगा, ठीक है, कैसे 3 4 5 का रेशियो जो है वो ले लो, एलसीएम ले लो, बाकी और उसके बाद में एलसीएम तो कितना आएगा, ये आएगा 4 3 12 12 5 60, ठीक है, चलो 60 ही ले लो, तो यहाँ आ जाएगा 20, अरे 60 से यहाँ पे सब में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, अब रेशियो जैसे भी याद करते हो आप लोग, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 15, यहाँ पे 5 12, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, समझ में आया नहीं है, ये रेशियो बता देंगे जब जो है जैसे भी होता है, तो इतना समझ में आया नहीं है, मतलब ये हमने केवल प्रूविंग करवा दिया है कि ऐसे प्रूविंग होता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे कुछ पॉइंट और भी याद रखेंगे हम इसी में, देखो इसी में कभी कोई पूछ लेता है, इसको हम लिख दे रहे हैं कि बड़ी भुजा पर, इसको नोट कर लेना, ये नोट करके लिख लेना, ठीक है, बड़ी भुजा पर हमेशा छोटी ऊंचाई होती है। अगर हम बात करें दूसरा पॉइंट, तो छोटी भुजा पर
हमेशा बड़ी ऊंचाई, ठीक है। इसको थोड़ा याद कर लेंगे हम, ठीक है। इसको नोट करके जरूर लिख देंगे भैया, ये दोनों पॉइंट नोट करके लिख देना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये हमने क्यों लिखवा दिया है, समझना ध्यान से। कभी कभी ऐसे पूछ लेता है, मान लो एक ट्रेंगल दे दिया, मान लो ये कोई ट्रेंगल दे दिया ऐसे, ठीक है। ये दे दिया, इसकी साइड ये 3 4 5, ठीक है। अब यहीं पे पूछ लेता है, चलो इसको बताते हैं बाद में, पहले इसको इसको हम erase कर दे रहे हैं। देखो ये कांसेप्ट समझ में आ गया होगा कि अगर इसी में पूछ ले, इसी को मान लो, ये मान लो अगर ये 3 दे दिया गया है, ये 4 दे दिया गया है, ये 5 दे दिया गया है, ठीक है ना। देखो ध्यान समझना, अगर यही पे हमने क्या कहा, बड़ी भुजा पर हमेशा छोटी ऊंचाई बनती है और छोटी भुजा पे हमेशा बड़ी ऊंचाई बनती है, उल्टा, ठीक है। भाई हमने क्या कहा, भुजा और ऊंचाई में, देखो भुजा और ऊंचाई में रिलेशन क्या होता है, उल्टा होता है। मतलब अगर भुजा बड़ी होगी तो हाइट क्या होगी, छोटी होगी। अगर जो है भुजा छोटी होगी तो हाइट क्या होगी, बड़ी होगी। समझ में आ गई है। हमने यहाँ पे कहा कि इस ट्रायंगल में सबसे बड़ी ऊंचाई क्या होगी, मतलब इस त्रिभुज की सबसे बड़ी ऊंचाई क्या होगी, मतलब किस भुजा पर सबसे बड़ी ऊंचाई बनेगी। तो बस ये बताओ, इसमें आप पहले ये देखो सबसे बड़ी भुजा क्या है, सबसे बड़ी भुजा। तो सबसे बड़ी भुजा 5 है, तो इस पे सबसे छोटी ऊंचाई बनेगी, याद रखना, ठीक है। इस पे सबसे छोटी ऊंचाई बनेगी। और उसके बाद में अगर ये भुजा क्या है, सबसे छोटी है, तो इस पे सबसे बड़ी ऊंचाई बनेगी। ये समझ में आई नहीं, मेरे जो समझाने मतलब यही था कि अगर बेस उसका या भुजा बड़ी होगी तो ऊंचाई छोटी बनेगी, अगर भुजा छोटी होगी तो ऊंचाई बड़ी बनेगी, ठीक है। और ऊंचाई हम कैसे ज्ञात करते हैं, कुछ करना नहीं है, सेम इसी फार्मूले पे। देखो एरिया बराबर, अगर एरिया बराबर हमने क्या बताया था, 1/2 भुजा गुणे ऊंचाई, ठीक है। ये आधार गुणे ऊंचाई हुई, ठीक है। तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई या भुजा, चलो यहाँ पे आधार ही कर दो, आधार मतलब वही भुजा, ठीक है। अब अगर यहाँ पे कह दिया कि ऊंचाई ज्ञात करो, ऊंचाई ज्ञात करो, तो ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा बताओ। हमें ट्रेंगल का एरिया पता होगा, अगर तीनों भुजा पता है तो क्या यस बराबर ये जो फार्मूला होता था अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, वहां से एरिया निकल आएगा। एरिया और ये आ जाएगा इंटू 2, क्योंकि 2 इधर है। और इसके बाद में हमें क्या चाहिए, ऊंचाई चाहिए, ठीक है। और ये भुजा मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा किसमें, डिवाइड में, ठीक है। भुजा मतलब वही आधार। ये समझ में आएगा नहीं, तो यहाँ से हम ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। ये जब क्वेश्चन कराएंगे तो वहां से अच्छे से इसको बता देंगे कि ऊंचाई कैसे ज्ञात की जाती है। लेकिन आप देखो ध्यान समझो, अगर यहाँ पे आपको ये नहीं पता है कि कहाँ पे बड़ी ऊंचाई बनेगी या कहाँ पे सबसे छोटी ऊंचाई बनेगी, तो आपको 3 बार ऊंचाई ज्ञात करना पड़ेगा। ध्यान समझना, पहले एक बार h1 ज्ञात करो, इसी फार्मूले से एक बार एरिया ज्ञात कर लोगे, तो एरिया सबके लिए कांस्टेंट होता है, हमने अभी समझाया था, एरिया सबके लिए बराबर होगा, तो एरिया बार बार वही रखोगे, ठीक है। लेकिन बेस एक बार ये रखोगे, ये रखोगे, फिर ये रखोगे, फिर देखोगे सबसे बड़ी क्या है, वही आंसर आएगा। तो इतना करने के बजाय हमने क्या बताया, अगर भुजा रिलेशन उल्टा होता है, अगर भुजा क्या है, बड़ी है तो ऊंचाई छोटी होगी, अगर भुजा बड़ी है तो छोटी होगी, अगर भुजा छोटी है तो ऊंचाई क्या होगी, बड़ी होगी। तो अगर इसमें कह दिया सबसे बड़ी ऊंचाई ज्ञात करो, तो सबसे बड़ी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए सबसे छोटी भुजा ढूंढो, मतलब सबसे छोटा बेस ढूंढो। सबसे भुजा 3 है तो 3 भी ज्ञात करेंगे हम। तो यहाँ पे जो है भुजा का मान 3 रखेंगे और एरिया का क्षेत्रफल वही निकलेंगे, ऊंचाई तुरंत आ जाएगा। समझ में आया, इसलिए इसका फायदा है, इसको जो है नोट में लिख लेना कि बड़ी भुजा पे हमेशा छोटी ऊंचाई बनती है और छोटी भुजा पे हमेशा बड़ी ऊंचाई बनती है। ये हो गया आपका रिलेशन। अगर कोई पूछ ले कि एरिया वो भुजा और, देखो अगर कोई पूछ ले कि भुजा और ऊंचाई में संबंध क्या होता है, तो आप कहेंगे उल्टा संबंध होता है, मतलब व्युत्क्रमानुपात का संबंध होता है, ठीक है। साइड और जो है हाइट में संबंध उल्टा होता है, मतलब ए अनुपाते बी अनुपाते सी इक्वल जो होगा 1/h1 अनुपाते 1/h2 अनुपाते 1/h3, ठीक है। मतलब भुजा और ऊंचाई का अनुपात हमेशा उल्टा होता है, भुजा और ऊंचाई का अनुपात हमेशा उल्टा होता है, भुजा और ऊंचाई का अनुपात हमेशा उल्टा होता है, ठीक है। ये हो गया दोनों का रिलेशन। इसके बाद में हम यहाँ पे देख लेंगे त्रिभुज को पहचानना, ठीक है ना। देखो त्रिभुज को पहचानना, चलो यहाँ लिख देते, साथ में दोनों बता देते हैं, लिख देते हैं। त्रिभुज को पहचानना
यहाँ लिख देते हैं भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देते हैं कोण के आधार पे, कोण के आधार पर। इसको कॉन्सेप्ट में अच्छे से नोट कर लेना भैया, ठीक है। देखो ये हो गया भुजा के आधार पे और यहाँ पे ये हो गया कोण के आधार पे। ध्यान समझना, हमने इसके पहले ही बताया था एक चीज़, क्या बताया था, हमने कहा था कि जब वहाँ पे वो त्रिभुज का सबसे स्टार्टिंग चैप्टर, मतलब सबसे स्टार्टिंग में जब हमने ये ट्रायंगल शुरू किया था, तो वहाँ पे हमने बताया था, क्या बताया था, न्यून कोण या सम कोण या जो है 180 कोण, ये सब कोण के बारे में हमने बताया था, ठीक है। कि अगर जीरो मतलब न्यून कोण क्या होता है, जो जीरो से बड़ा, 90 छोटा, 90 हो गया तो क्या हो गया, सम कोण हो गया, 90 से अधिक हो गया तो वो क्या हो गया, वो हो गया एक सरल कोण, मतलब अगर 180 हो गया तो, और उसके बाद में 90 से बड़ा, 180 छोटा, अधिक कोण हो जाता था। और उसके बाद में 1 मिनट, देखो, और 360 होता था, क्या होता था वो संपूर्ण कोण, कोण कोण, ठीक है। मतलब उसका ना ट्रायंगल के कई टाइप हमने पढ़ाया भी था। लेकिन याद रखना, अगर आपको तीनों भुजा दे दिया, हमने यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट समझाने का मतलब ये है, अगर आपको 3 भुजा दे दिया, तीनों साइड आपको ज्ञात है, त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती हैं, 3 भुजाएं होती हैं। लेकिन अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमको पता है और यही से आपसे पूछ रहा है कि बताओ ये कौन सा त्रिभुज है, तब बिना कोई कॉन्सेप्ट जाने आप नहीं बता सकते हैं कि ये जो है न्यून कोण है कि सम कोण है कि अधिक कोण त्रिभुज है। भाई 3 ही प्रकार त्रिभुज मतलब ऐसे होंगे, एक या होगा न्यून कोण हो जाएगा, एक या तो सम कोण हो जाएगा, एक या तो क्या हो जाएगा, अधिक कोण हो जाएगा। बाकी वो जो है सम कोण, एक्यूट एंगल या वो क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज, ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज, ये सब नहीं। लेकिन यहाँ पे मेन मतलब ये है कि न्यून कोण त्रिभुज होगा कि सम कोण त्रिभुज होगा। जैसे यहाँ पे 90 लिखा रहता है तो आप क्या कह देते हो कि सम कोण त्रिभुज हो गया, ठीक है। ऐसे हम कैसे जानेंगे कि न्यून कोण है, ठीक है, या भुजा के आधार पर, भाई केवल भुजा ही दे दिया तो आप कैसे बता सकते हो कि ये सम कोण त्रिभुज है, ठीक है, या न्यून कोण त्रिभुज है या अधिक कोण त्रिभुज है। तो इसके आधार पे हम भुजा के आधार पर देखेंगे। बाकी यहीं पे हम कोण के आधार पे भी बता देंगे कि अगर कोई मान लो त्रिभुज के तीनों कोण पता है, तब हम कैसे बता सकते हैं कि न्यून कोण त्रिभुज है या सम कोण त्रिभुज है या अधिक कोण त्रिभुज है। तो यहाँ पे यही हम सीखेंगे। देखना, अगर ये मान लो कोई त्रिभुज है, ए है, बी है, सी है, ठीक है। ये भुजा मान लेते हैं, ये भुजा मान लेते हैं ए है, ये भुजा मान लेते हैं बी है, ये भुजा मान लेते हैं सी। अच्छा यहाँ पे हम मान लेते हैं सी सबसे बड़ी भुजा है, यहाँ पे हम मान लेते हैं सी सबसे बड़ी भुजा, ठीक है। वहां प्रश्न में दिया रहेगा भाई, अब देखो समझो, ये नहीं कहेगा कि ये सबसे बड़ी भुजा है। यहाँ पे मान लो 3 4 5 दिया गया है, तो सबसे बड़ी भुजा क्या है, 5 है ना, तो उसी के बेस पे हम निकालेंगे, ठीक है। मतलब सबसे बड़ी भुजा को बेस मानकर ही हम फाइंड करेंगे। अब ध्यान से समझना, एक बात तो आपको सबको भी पता होगा, लेकिन यहाँ हम लिख रहे हैं, यहाँ से 3 कंडीशन बनती है, ठीक है, 3 कंडीशन, ध्यान समझना। अगर सी सबसे बड़ी भुजा मान लेते हैं, सी क्या सबसे बड़ी भुजा है, अगर इन दोनों, पहले समझ लेते हैं, अगर इन दोनों मतलब दोनों, ये क्या सबसे बड़ी भुजा है, तो अन्य दो मतलब सबसे छोटी भुजा के वर्गों का योगफल, अगर बड़ी भुजा के वर्ग के से बड़ा है तो हम कहेंगे न्यून कोण है, बराबर है तो हम कहेंगे सम कोण है, छोटा है तो हम कहेंगे अधिक कोण है, ठीक है ना। तब इसको हम लिख के समझाते हैं। पहली कंडीशन ये बनेगी कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन दोनों छोटी भुजा के वर्गों का योगफल ये बड़ा है सी के वर्ग से, मतलब सबसे बड़ी भुजा के वर्ग से, तब यहाँ पे बनेगा न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज, या इसी को कहेंगे ऑप्टिवुज एंगल, ठीक है, ऑप्टिवुज एंगल। यहीं पे दूसरी कंडीशन ये बनेगी, ये तो सबको पता होगा कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये बराबर होगा सी स्क्वायर के, तब यहाँ पे कौन सा त्रिभुज बनेगा, समकोण। भैया ये पाइथागोरस थ्योरम अभी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम में भी यही है, मतलब जो है ये राइट एंगल जो ट्रायंगल बन जाता है। अगर दो छोटी भुजा के वर्गों का योगफल तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है, तब बनेगा समकोण त्रिभुज। चेक कर लेंगे ऐसे, अगर छोटी भुजा के वर्गों का योगफल बड़ी भुजा के वर्ग से बड़ा है, तब बनेगा न्यून कोण। अब यहीं पे उल्टा हो जाएगा तीसरी कंडीशन
कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब छोटी भुजा के वर्गों का योगफल छोटा है बड़ी भुजा के वर्ग से, तब यहाँ पे बनेगा अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, ये हो गया 3 कंडीशन। समझ में आ गया है। अब यहीं पे एग्जांपल अभी बताएंगे, ठीक है। अच्छा ये बताओ भुजा के आधार पे समझ में आया नहीं आया? अगर त्रिभुज की 3 भुजाएं कोई भी, अब ये समझ लो सवाल ही पढ़ा रहे हैं, समझ लो डायरेक्ट क्वेश्चन ही पढ़ा रहे हैं भैया। अगर कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ गया तो सेम क्वेश्चन यही है, ठीक है। समझना फिर से, अगर कोई ट्रायंगल कोई भी त्रिभुज दे दिया, उसकी 3 भुजा हमको पता है, कोई भी दे दिया 3 भुजा ए बी सी पता है। अब उसमें सबसे बड़ी भुजा है, लिखे उखेगा नहीं, वो आपको दिखेगा कि सबसे बड़ी भुजा क्या है, ठीक है। मान लो 5 6 7 हो गया तो 7 सबसे बड़ी भुजा है। अब इसी पे हम चेक करेंगे, सबका वर्ग निकाल लेंगे। हमने क्या कहा, छोटी भुजा के वर्गों का योगफल, छोटी भुजा के वर्गों का योगफल अगर बड़ी भुजा के वर्ग से बड़ा है तो न्यून कोण, छोटी भुजा के वर्गों का योगफल बड़ी भुजा के वर्ग से बराबर है तो समकोण त्रिभुज। छोटी भुजा के वर्गों का योगफल बड़ी भुजा के वर्ग से छोटा है तब अधिक कोण। समझ में आया? यही चीज फॉलो कर दो। मान लो यहाँ पे तो एक छोटा सा एग्जांपल बता दे रहे हैं यहीं पे, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे एक ट्रायंगल ले लो ये, ठीक है। अगर ये मान लो 3 है, ये 5 है, ये 7 है। अब ये बताओ आप, इसने कह दिया, ये बताओ ऐसे बता सकते हो कौन सा त्रिभुज है, मतलब ये न्यून कोण है, समकोण है कि अधिक कोण, कौन सा त्रिभुज है? ये हमें कॉन्सेप्ट जब तक पता नहीं होगा हम नहीं बता पाएंगे। कॉन्सेप्ट हमको पता है, कैसे पता है? यहाँ पे देखो सबसे बड़ी भुजा पे चेक करेंगे, सबसे बड़ी भुजा क्या है? 7 है ना। तो एक काम करो 7 का स्क्वायर निकाल लो, कितना आएगा 7 का स्क्वायर? 49 आएगा नहीं यार, इसी पे चेक करेंगे 49। अभी बताओ इसका स्क्वायर 25 और इसका स्क्वायर 9, तो ये 25 9 कितना आ गया? 9 5 14 4 2 1 3 34 आएगा नहीं आया। अब ये बताओ हमने कॉन्सेप्ट क्या बताया है कि छोटी भुजा के वर्गों का योगफल बड़ी भुजा के वर्ग से अगर बड़ा है तो न्यून कोण, बराबर है तो समकोण, छोटा है तो क्या होगा, मतलब ये अगर छोटा है इससे क्या होगा? अधिक कोण। तो ये क्या बन रहा है? अधिक कोण त्रिभुज बन रहा है। समझ में आया नहीं है? तो इसी प्रकार सारा एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा। चलो ठीक है, तो यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से नोट कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट, अगर हम बात करें कोण के आधार पर, कोण के आधार पर कैसे देखेंगे? देखो सेम, दोनों कॉन्सेप्ट सेम है, इसीलिए दोनों को हम साथ में जो है साथ में बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ये एंगल ए है, ये बी है, ये सी है। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि सी, कोण सी सबसे बड़ा है, कोण सी सबसे बड़ा है। अब वहां पे दिया रहेगा कोण सी सबसे बड़ा है। ये सारे कॉन्सेप्ट जो है कॉन्सेप्ट भैया नोट्स में नोट कर लेना, ठीक है। क्योंकि कभी भी ट्रायंगल का चैप्टर कहीं से भी अगर पढ़ना है, कभी भी पढ़ना है, हम तो पढ़ाएंगे ही जो है क्वेश्चन, कभी भी पढ़ना, अगर एक बार कॉन्सेप्ट को देख लोगे ना तो क्वेश्चन तुरंत समझ में आएगा। नहीं लगे रहोगे वैसे 10 बार पढ़ोगे तो 10 बार पढ़ने से अच्छा एक बार अच्छे से पढ़ लें, ठीक है, और 10 बार रिवाइज कर लें। ये चीज़ हम कह रहे हैं, इसीलिए कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लेना, समझना ध्यान से। इसमें हम कोण सी को जो है मान लेते सबसे बड़ा। तो यहाँ पे 3 कंडीशन बनेगी। यहाँ पे केवल वर्ग किया गया था, यहाँ पे वर्ग नहीं किया जाएगा, याद रखना। बस वही चीज़ सेम। पहली कंडीशन, अगर कोण ए मतलब दो अन्य छोटा कोण जोड़, भाई इसको सी मान लिया तो ये दोनों छोटा ही होगा ना। कोण ए प्लस कोण बी, अगर ये क्या हो गया, ये बड़ा हो गया किससे? कोण सी से, तब ये हो गया न्यून कोण। बस न्यून कोण त्रिभुज। और वही चीज दूसरी कंडीशन बन जाएगा, कोण ए मतलब दोनों छोटा कोण का योगफल अगर ये बराबर हो गया कोण सी के, तो क्या हो जाएगा भैया? समकोण। इसलिए हम दोनों साथ में लिख दिए, क्यों? ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, समकोण त्रिभुज। अगर हम तीसरा बात करें, कोण ए प्लस कोण बी मतलब दोनों छोटे कोणों का योगफल अगर ये छोटा हो जाए जो है बड़े कोण से, मतलब बड़ा कोण बड़ा रहे, तो ये क्या हो जाएगा? अधिक कोण। अधिक कोण, ठीक है। देखो ध्यान समझो। अब एक ट्रिक और तो और बता दें, यहाँ समझना, एक मतलब अच्छे से याद ही हो जाएगा। अगर हमें देखो हमेशा बेस किसको बनाना है? छोटे कोण को। बेस मान लो ये कोई एंगल दिया गया है भैया, ये मान लो 30 है, ठीक है, और ये कितना है? 60 है। इसको मान लेते हैं 60 और इसको मान लेते हैं 90। वैसे 90 दिख नहीं रहा है, ठीक है, लेकिन समझने के लिए। क्यों? क्योंकि हमने सी को सबसे बड़ा कोण बना है ना, तो सी को सबसे बड़ा कोण होना चाहिए और प्लस तीनों कोणों का योगफल 180 अंश भी होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिख दिया, इसको मान लेते हैं 90। बाकी 90 दिख नहीं रहा है, 90 हो ही नहीं सकता है 90, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसको मान लेते हैं 90 सबसे बड़ा है। अब यहाँ पे हमने बेस क्या बताया? दोनों में एक ही बेस बताया है, क्या?
कि हमेशा बड़े कोण को, अगर कोण की बात करें, कोण दिया है, पूछ रहा है कौन सा त्रिभुज है, तब कोण के आधार पर ज्ञात कर देंगे। भुजा दिया गया है, पूछ रहा है कौन सा त्रिभुज है, तो भुजा के आधार पर ज्ञात कर देंगे। कॉन्सेप्ट हमको दोनों पता है। कोण के आधार पर कहेगा सबसे बड़ा कोण पे हमने बेस निकाला था, इन दोनों कोणों का योगफल क्या होगा 90। इन दोनों कोणों का योगफल जोड़ो कितना है 90। अब बताओ ये बड़ा कोण से कंपेयर करो, तुलना किससे करोगे, बड़े कोण से। दोनों बराबर है नहीं बराबर, इन दोनों का योग इसके बराबर है नहीं बराबर है, समकोण आए नहीं है आगे, ठीक है, समकोण त्रिभुज, क्योंकि हमको ये पता है। अगर ये क्या होगा, इस कोण से इन दोनों का योग छोटा हो जाता, मतलब ये बड़ा रहता, तो बड़ा मतलब अधिक कोण, ठीक है। अगर ये छोटा हो जाता, इन दोनों का योग और बड़ा हो जाता और ये छोटा हो जाता, ठीक है, तब क्या होगा न्यून कोण। सेम वैसे हमने क्या कहा, बड़ी भुजा पे जो है कंपेयर करेंगे, बड़ी भुजा के बस केवल भुजा में वर्ग कर देंगे, कोण में वर्ग नहीं करेंगे, केवल जोड़ लेंगे, ठीक है। बड़ी, अब इसमें अगर भुजा के आधार पे कहेगा तो वर्ग कर देंगे, बड़ी भुजा का वर्ग करके अलग लिख लो, अब दोनों का वर्ग करके जोड़ दो। अगर बड़ी भुजा बड़ी है तो अधिक कोण, ये छोटी पड़ जा रही है तो न्यून कोण, ठीक है। और अगर ये बराबर हो जा रहा है समकोण, याद हो गया होगा अच्छे से, ठीक है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट था भैया, मतलब त्रिभुज को पहचानना, मतलब भुजा के आधार पर, कोण के आधार पर हम इसको पहचान सकते थे, ठीक है। इसके बाद में ये समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पे कहो तो एक एग्जांपल बता दें, हमने बताया कि ये पूरा एग्जांपल है, ये मान लिया हमें 90 में कुछ भी और आ जाए तो इसी पे कंपेयर करेंगे, इन दोनों को जोड़ लो 90, समकोण आ गया तुरंत। अगर ये बड़ा आ जाता, मतलब ये अगर छोटा पड़ जाता इन दोनों की योग से, तो क्या हो जाता, न्यून कोण हो जाता। अगर ये बड़ा हो जाता तो अधिक कोण हो जाता, ठीक है। तो बस याद बात नहीं करना है, देखो कॉन्सेप्ट सीधा समझो, हमें याद बात नहीं करना है। अगर यहाँ पे त्रिभुज में तीनों भुजा दी गई है, पूछ रहा है कौन सा त्रिभुज है, तब सीधे आप बड़ी भुजा का वर्ग ज्ञात कर लो, और जो अन्य दोनों भुजा बच रही है उन दोनों का वर्ग निकाल के जोड़ लो, ठीक है। अब जोड़ के बाद देखो कि बड़ी भुजा बड़ी है इन दोनों से कि छोटी है, मतलब वर्ग, बड़ी भुजा का वर्ग जो है इन दोनों भुजाओं को वर्ग करके जो जोड़ा गया है, इनसे बड़ी है तो अधिक कोण हो जाएगा, और बड़ी भुजा का वर्ग अगर छोटी है तो न्यून कोण हो जाएगा, और बड़ी भुजा का वर्ग अगर इन दोनों भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर है तो समकोण हो जाएगा। सेम वैसे अगर कोण दिया गया है तब क्या करेंगे, तो बड़ी जो सबसे बड़ा कोण होगा, हम देखेंगे अन्य दोनों कोण जो बच रहे हैं उन दोनों का योग, अगर बड़ा कोण मतलब बड़ा है उन दोनों के योगफल से तो अधिक कोण, और वही बड़े जो सबसे बड़ा कोण है वो इन दोनों के कोणों के योग से अगर छोटा है तो न्यून कोण हो जाएगा, बराबर है तो समकोण हो जाएगा, ठीक है। इतना यहाँ पे था, दोनों का कॉन्सेप्ट सेम था, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रिपलेट, लेकिन ट्रिपलेट को चलो देखते हैं, आज ही पढ़ा देते हैं थोड़ा सा। ट्रिपलेट पढ़ाएंगे जब, देखो चलो जो फिर बताते हैं, ये दोनों का आंसर लिख लेना अच्छे से, और नोट्स बना लो अच्छे से, ठीक है। हर एक चैप्टर का नोट्स बना लो, अगर मैथ अच्छी करनी है तो, नहीं करनी है कोई बात नहीं। देखो हम बताएंगे ट्रिपलेट ज्ञात करना है। ट्रिपलेट मतलब समझते हो ना, जैसे कि जो है समकोण त्रिभुज पे जो अप्लाई होता है, ठीक है। तो ट्रिपलेट ज्ञात करना हम समझाएंगे, लेकिन उसके पहले हम पाइथागोरस थ्योरम समझा देते हैं, ठीक है। उसके पहले पाइथागोरस थ्योरम बता देते हैं, क्योंकि ट्रिपलेट जो होता है वो पाइथागोरस थ्योरम पे ही अप्लाई होता है, ठीक है। मतलब ट्रिपलेट निकलता है तो केवल समकोण त्रिभुज का निकलता है और किसी का नहीं, ठीक है। समकोण त्रिभुज का ही निकलता है, मतलब अब पाइथागोरस थ्योरम किस पे लगती है, केवल समकोण त्रिभुज पे लगती है। तो यहाँ से थोड़ा पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बता देते हैं, तो मैं ट्रिपलेट ज्ञात करना भी बताएंगे, याद वाद नहीं करना है कि ट्रिपलेट कैसे ज्ञात होता है, ये कल बताएंगे, ठीक है। लेकिन आज यहाँ पे हम जो पाइथागोरस थ्योरम समझा रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस थ्योरम, याद रखना इसके कुछ पॉइंट हैं। पाइथागोरस थ्योरम हमेशा 90 डिग्री या इसी को कहेंगे समकोण त्रिभुज पर अप्लाई होती है, समकोण त्रिभुज पर हमेशा अप्लाई, चलो ठीक है। देखो याद रखना पाइथागोरस थ्योरम हमेशा किस पे लगेगी, समकोण त्रिभुज पे लगेगी, ठीक है। और पाइथागोरस थ्योरम अगर समकोण त्रिभुज पे लगेगी तो समकोण त्रिभुज बना लो, ये हो गया, ठीक है। ये ए मान लो, बी मान लो, सी हो गया, ये कितना हो गया 90, ये तो समकोण 90 बन गया, मतलब समकोण हो गया। तो हमने क्या कहा, पाइथागोरस प्रमेय हमेशा किस पे अप्लाई होती है, समकोण त्रिभुज पे। एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि पाइथागोरस थ्योरम डॉट डॉट अप्लाई होती है
तो समबाहु त्रिभुज या जो है विषमबाहु त्रिभुज या कोई और त्रिभुज कह दिया, ठीक है। तो हमेशा किस पे अप्लाई होती है, समकोण त्रिभुज पे, मतलब 90 डिग्री बना है तभी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगी, ठीक है। यहाँ से कई पॉइंट है, पाइथागोरस थ्योरम अच्छे से समझ लो, ये हमेशा काम आएगा। इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर यानी कि लंब, इसको हम कहते हैं बेस मतलब कि आधार, इसको हम कहेंगे हाइपोटेन्यूस मतलब कि कर्ण, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम में ये तीन चीज होता है। अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार हमेशा देखो क्या होता है कि कर्ण का वर्ग जो होता है, कर्ण का वर्ग जो होता है वो लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये होता है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ये पाइथागोरस थ्योरम बस यही कहता है कि समकोण त्रिभुज में, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है, हाइपोटेन्यूस का जो वर्ग होता है वो लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर होता है। समझ में आया कि योगफल के बराबर होता है। मतलब पाइथागोरस क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम हमेशा पहली बात तो समकोण त्रिभुज में अप्लाई होगी। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है, क्या, कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। तो ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। अब इसमें यहीं से तीन फार्मूले निकल जाते हैं। इसमें देखो याद नहीं करना है अब, और ना ही हम लिख रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम से लिख लेना। अगर यहीं पे लंब दिया गया है, देखो लंब दिया गया है, आधार दिया गया है, तो कर्ण ज्ञात कर सकते हो ना। यहीं से अधिकतर जो है ऐसे लिखा मिलता है कि अगर हम बात करें कि कर्ण इक्वल क्या हो जाएगा, तो ये अंडर रूट कुछ करना ना, यही वर्ग में उधर जाएगा तो जो है स्क्वायर रूट में हो जाएगा। तो ये हो जाता था लंब का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाता था, आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे तीन चार देखो, अगर निकालेंगे हम तो यहाँ से तीन फार्मूले, एक कर्ण का तो ऑलरेडी है, ये बन गया, एक लंब का ऐसे निकलेगा, एक आधार का सेम ऐसे निकलेगा, एक केवल कर्ण का दो निकला है, इसका दो इसका दो, मतलब यही एक ही फार्मूला से 6 फार्मूले पैदा होंगे, ठीक है। लेकिन हमें 6 फार्मूलों को याद नहीं करना है, बस केवल ट्रांसफर करना आना चाहिए, मतलब पक्षांतर करना आना चाहिए। अगर हमें कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर पता है तो यहीं से हम पैदा कर लेंगे। अगर हम बात करें कर्ण, ये स्क्वायर है उधर गया स्क्वायर रूट में हो जाएगा। यहीं से अगर हम बात करें लंब का स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो कर्ण यहीं पर रहने दो, कर्ण का स्क्वायर, ये आधार प्लस में इधर कह दो माइनस में, माइनस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो यही एक ही फार्मूले से 3-4 फार्मूले ऑलरेडी निकलते हैं, लेकिन उसको हम लिखवा नहीं रहे हैं, उसको समझो, याद करना जो है बहुत नहीं याद करना है। केवल पाइथागोरस थ्योरम आपको पता होनी चाहिए कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। भैया इसमें करना क्या है, अगर आपको लंब कर्ण लंब आधार पता है तो कर्ण यहीं से ज्ञात कर लोगे इधर उधर करके। अगर यहीं पे लंब पता है और यहाँ पे कर्ण पता है तो आधार ज्ञात कर लोगे। अगर आधार पता है, कर्ण पता है तो लंब ज्ञात कर लोगे, ठीक है। बस इसी में घुमाते फिराते रहो, यही कुछ करना है, आगे कुछ करना वाला नहीं है। और ये तो पता है कि बराबर के इधर अगर क्या है, ये स्क्वायर में है तो उधर स्क्वायर रूट में हो जाएगा, जैसे यहाँ पे वर्ग में था तो उधर हम कहेंगे वर्गमूल में हो गया, ठीक है। तो यहीं से फार्मूले निकल रहे हैं, यहाँ पे इसको बता नहीं रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा इससे फैक्ट है, 2-4 पॉइंट इसको देख लेना। देखो अगर हम बात करें कर्ण की डिफिनेशन तो समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं, ठीक है। अगर पूछे कि कर्ण किसे कहते हैं तो लिखेंगे समकोण के सामने की भुजा बराबर क्या, समकोण के सामने की भुजा बराबर, केवल एक चीज आपको याद रखना, कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता, ठीक है। कर्ण कभी चेंज नहीं होगा, याद रखना। समकोण के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण, और यही कर्ण क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है। अगर हम यहाँ बात करें समकोण के सामने की भुजा कर्ण, अगर हम बात करें सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा बराबर, ये भी क्या होगी, कर्ण होगी। मतलब सबसे बड़ी भुजा क्या होगी, कर्ण होगी। अच्छा देखो ये याद नहीं करना है, हमने बताया था जब ट्रेंड में पढ़ा रहा था मतलब स्टार्टिंग में कि बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी भुजा, छोटे कोण के सामने की भुजा सबसे छोटी भुजा, बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी भुजा, छोटे कोण के सामने की भुजा सबसे छोटी भुजा। सबसे बड़ा कोण भाई ये जब 90 है फिक्स हो गया है तो ये तीनों मिला के 180 होगा, ये ऑलरेडी 90 हो गया, इसका मतलब इन दोनों को मिला के 90 है तो ये 60, ये जो 30 होगा मतलब ये 60, ये 30 होगा, या तो ये 30 ये 60 होगा, बस ये चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा कोण तो यही बना ना, तो सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा कर्ण। तो भैया अगर यहाँ पे देखो दिख भी रहा है सबसे बड़ी भुजा क्या है, कर्ण। भैया जब बड़ा कोण है तो बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी भुजा होती है, तो ऑलरेडी बड़ा कोण 90 है, 90 के सामने भुजा कर्ण हो गया, तो बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी भुजा। तो वही आप कहते हैं समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है।
होती है। और कर्ण की डिफिनेशन क्या है? समकोण के सामने की भुजा को हाइपोटेनियस या कर्ण कहते हैं। पाइथागोरस थ्योरम में इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, याद रखना, ठीक है। इससे ज्यादा पाइथागोरस थ्योरम में क्वेश्चन नहीं पूछेगा। या तो पूछ लेगा पाइथागोरस थ्योरम किसे कहते हैं, तो आप जानते हो कि कर्ण का, या तो पूछेगा पाइथागोरस थ्योरम किस पे अप्लाई होती है, तो हमेशा समकोण त्रिभुज पे अप्लाई होती है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, तो कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है, इन दोनों के योगफल के बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर। पूछ लेगा कर्ण की डिफिनेशन क्या है, तो समकोण के सामने की भुजा जो है होती है कर्ण। पूछ लेगा समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, तो भैया हमने पहले ही बताया था कि बड़े कोण के सामने की भुजा को बड़ी भुजा कहते हैं और छोटे कोण के सामने की भुजा को क्या कहते हैं, छोटी भुजा, ठीक है। तो बड़ा कोण यहाँ पे 90 है, तो 90 के सामने की भुजा को कर्ण मतलब सबसे बड़ी भुजा कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हम देख लिए कॉन्सेप्ट, ये पाइथागोरस थ्योरम भी हमने आज खत्म कर दिया ऐसे, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों को इस पे पढ़ाएंगे ट्रिपलेट, ट्रिपलेट कैसे ज्ञात होता है, ठीक है, मतलब ट्रिपलेट कैसे ज्ञात होता है ये हम कल पढ़ाएंगे। बस आज यहीं तक, ठीक है, देख लेना अच्छे से और इसको नोट जरूर कर लेना, ठीक है। जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं धीरे धीरे करके नोट कर लो, इकट्ठा नोट नहीं कर पाओगे कभी भी। अगर आपको एडवांस मैथ का या ज्योमेट्री कभी भी कोई भी चैप्टर पढ़ना है, जैसे इसके पहले हमने लाइन एंड एंगल पढ़ा दिया है, ठीक है, रेखा और कोण हमने पढ़ा दिया है। अब उस रेखा और कोण का अगर जब भी आपको क्वेश्चन मिले ना, या जब भी आपको मतलब चैप्टर पढ़ने जाओ, कहीं भी पढ़ने जाओ, बाकी हमने जो क्वेश्चन पढ़ा रखे हैं वहाँ पे, ठीक है, उसके बाद जब भी पढ़ो तो एक बार कॉन्सेप्ट की प्लेलिस्ट अलग से बनी है, 2-3 वीडियो है, उसको जल्दी जल्दी देख लो, फिर पढ़ो क्वेश्चन, तुरंत समझ में आएगा। और बिना कॉन्सेप्ट के एडवांस मैथ पढ़ना असंभव है, ये आज लिख लो, ये आज जान लो या 2 साल बाद जानो, चाहे जब जानोगे, बिना कॉन्सेप्ट के एडवांस मैथ पढ़ना संभव है, जान लो, ठीक है। बाकी और मैथ है तो उसको अपने ऊपर अप्लाई करके जोड़ घटा उड़ा भाग करके फाइंड कर लोगे, लेकिन ये सारा जितने भी मैथ हैं सब कॉन्सेप्ट में, याद रखना कभी भी फार्मूला रूल कॉन्सेप्ट पूरी जिंदगी कभी चेंज होने वाला नहीं है। अगर एक बार पढ़ लिए तो जिंदगी में चाहे जैसा क्वेश्चन आएगा हम कर लोगे अच्छे से, ठीक है। पढ़ना तो पड़ेगा, या तो आज पढ़ो या तो जो है बाद में पढ़ो। तो पहले कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से क्लियर रहेगा तो ऑटोमेटिक आपको क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो कोशिश करना जितने भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ा रहे हैं इसको नोट कर लो अच्छे से, कहीं कहीं नोट कर लो, और जब भी चैप्टर पढ़ना हो तो एक बार फार्मूले रट लो, पढ़ लो अच्छे से, ठीक है। और रटना नहीं पड़ेगा, एक बार जहाँ पढ़ाए क्वेश्चन ना ऑटोमेटिक सब याद हो जाएगा, ठीक है। ये याद वाद नहीं किया जाता है, बस एक बार पढ़ा दे रहे हैं इकट्ठा मिल जा रहा है, तो नोट कर लो अभी से। ये भैया समझ लो थ्योरी ही है, जब आपको थ्योरी, मैथ को हमेशा थ्योरी की तरह समझो, जब थ्योरी समझ में आएगी तो ऑटोमेटिक क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो ऐसे रटोगे, अगर मान लो कोई क्वेश्चन आ गया, यही अभी भैया यही डायरेक्ट यही क्वेश्चन दे देता तो बहुत लोग नहीं निकाल पाते हैं, केवल कर्ण दे दिया, लंब दे दिया, आधार नहीं ज्ञात कर पाते हैं। क्यों नहीं ज्ञात कर पाते हैं, जबकि ये 8 शायद 8 में है, 8th में है, 8 9 दोनों में है, मतलब ये स्टार्टिंग 8 से ही, मतलब क्लास 8 से ही इसको पढ़ाया जाता है, ठीक है। अब तो लेकिन अभी भी क्या हुआ, जब बेस कमजोर है तो इसलिए नहीं फाइंड होता है, बेस मजबूत है तो आ जाएगा, तो इसीलिए मतलब वहाँ नहीं पढ़े तो यहाँ पढ़ना पड़ रहा है, तो पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है, चाहे जब पढ़ो। तो इसीलिए इसको अच्छे से अगर थ्योरी के रूप में एक बार हम इसको देख लिए, पढ़ लिए, तो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन की आवश्यकता है, बस एडवांस में आ जाएगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।